तो उसमें मानवता की बात की गई और मानवता के साथ साथ पशु पक्षियों पेड़ों को जानवरों को सबको सुरक्षित संरक्षित करने की बात की गई। हम सिर्फ मानव तक सीमित नहीं है, हम उन प्राणियों तक भी सीमित हैं जो प्रकृति ने इस विश्व में बनाए हैं। आप समझिए कि आप उस मौर्य वंश सम्राट अशोक के वंशज हैं जो मानवता से भी बढ़कर के एक कदम आगे बात करते हैं। तो इसीलिए हमें फक्र होना चाहिए। मैं शुक्रिया करता ही हूँ अदा अगेन सूरत के मेरे भाइयों का कि सिर्फ सूरत में ही नहीं, सिर्फ गुजरात में ही नहीं, मुंबई में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, पूरे भारत में आप लोग जिस तरीके से सक्रिय हैं वो दिन दूर नहीं कि मानवता का पाठ आप लोग जन जन तक, घर घर तक, आम नागरिक तक पहुंचाएंगे। सम्राट अशोक जब उनका साम्राज्य था उस टाइम कापी किताब और कलम नहीं थी। आप एक बार कल्पना कीजिए कि आज अगर अपने बात को आपको लोगों के बीच पहुंचाना है तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, माइक है, कम्युनिकेशन के साधन है। आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन उस समय जब आपके मन में कोई विचार आया होगा, आप अपनी बात कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे और भविष्य में जो आगे आने वाली पीढ़ी है उस तक कैसे पहुंचाएंगे, ये कोई महान व्यक्ति ही करेगा। जब सम्राट अशोक जिन्होंने कि साम्राज्य का विस्तार कर लिया और फिर उनको लगा कि साम्राज्य का विस्तार हमने कैसे किया, मानवतावाद के लिए हम कैसे सोचते हैं, ये आगे आने वाले भविष्य में मेरी जो जनरेशन होगी, मेरी जो पीढ़ियां होंगी, मेरा जो ये अखंड एकता वाला भारत होगा, भारतवर्ष होगा, आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो उन्होंने दीवारों पर लिखवाना शुरू किया, उन्होंने पत्थरों पर लिखवाया, उन्होंने गुफाओं पर लिखवाया। ये बात इसलिए बोलनी जरूरी है कि आपके मन में अगर कोई विचार है तो उसको लिखिए, वही इतिहास बनेगा भविष्य में। आपके मन में अगर कोई विचार है तो बोलिए, वही भविष्य बनेगा। लेकिन वो विचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को पीड़ा देने वाला हो, क्योंकि आज हम जो भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, उस भारत के संविधान में जब आप देखेंगे कि हमारा देश गुलाम रहा बहुत दिनों तक, और जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ करके जाने लगे भारत को, तो बहुत सारे कानून धीरे धीरे बनते रहे। 1919 का कानून बना, 1909 का कानून बना, 1935 का कानून बना, और आखिरी में वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी और निरंतर बनता हुआ भारत का संविधान हमारे सामने आया। और उस भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने वो जो अशोक का धम्म था, उस धम्म की वो विचार को उसमें समाहित कर दिया, और उस विचारों को समाहित किया गया। वो धम्म के जो विचार थे वो भारत के संविधान में आज नीति निर्देशक तत्व के रूप में है। और नीति निर्देशक तत्व जो भारत के संविधान के हैं वो कहते हैं कि समय समय पर, जरूरत पड़ने पर सरकार जो बनेगी वो अपने लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी। अगर पानी की समस्या है तो उसकी व्यवस्था करेगी। अगर एजुकेशन है, लोग गरीब हैं, तो उन गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए राइट टू एजुकेशन जो सरकारों द्वारा चलाया गया, वो नीति निर्देशक तत्व की एक अगली कड़ी है। अगर फूड सिक्योरिटी आज भारत सरकार हमारे देश के आम नागरिक को प्रोवाइड करवा पा रही है, तो भारत के वो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ जो कि बहुत आवश्यक है। भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और लोग भी थे उसमें शामिल। लेकिन भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 है, जितने लोगों ने पढ़ा होगा वो बताएंगे कि क्या है उसमें अनुच्छेद 25 से 28 में। कोई भी बताना चाहेगा? कोई बात नहीं, आप संविधान की सिर्फ बात मत करिए, उसको पढ़िए। हेलो,
पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत का संविधान अनुच्छेद 2528 ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की आजादी है, अपने विश्वास को, अपनी आस्था को मानने की आजादी है। अगर आपको बुद्ध को मानने की आजादी है तो किसी को राम को मानने की आजादी है, तो किसी को अल्लाह को मानने की आजादी है, तो किसी को ईश्वर की मानने की आजादी है। ये बात कर रहा है आपका भारत का संविधान। इसीलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस हमारे संपूर्ण भारत में तमाम तरीके की कल्चर है, संस्कृति है, भाषाएं हैं। कहीं हमारी भाषा शैली में, कहीं हमारी भाषण में कोई बात ऐसी ना हो जाए कि जो साउथ इंडिया में बैठा कोई व्यक्ति जिसकी भाषा मलयालम है, किसी की तेलुगु है, किसी की तमिल है, किसी का कल्चर कुछ और है, उनको ठेस पहुंचे। कोई अपने पूर्वज को, गुरुकुल को मानता है, कोई व्यक्ति अपनी देवी को मानता है, कोई व्यक्ति, वो उसकी आस्था है। और इस आस्था को प्रोटेक्ट कर रहा आपका भारत का संविधान। हमें जितनी आजादी है दूसरों को भी है। अगर हमने अपने अंदर ये मन में बातें समाहित कर ली, मैं दावे के साथ कहती हूँ, वो व्यक्ति इस देश को संचालित करेगा, क्योंकि आपके भारत को जोड़े रखना बहुत जरूरी है। और जो समाज आगे आकर के नेतृत्व करता है जब इस तरीके के विचारों को, वो सम्राट अशोक की तरह सम्राटों के सम्राट बनने की दावेदारी भी प्रस्तुत करता है। मैंने आपसे कहा कि निर्भया के बारे में मुझे नहीं पता थी। आज भी मेरे ऑफिस में किसी भी बेटी का केस आता है, मुझे नहीं पता होता कि समाज की है। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में एक ही बात होती है, मेरे भारत की बेटी है, इसके लिए लड़ना है। वो गरीब है, वो अमीर है, वो किस धर्म की है, वो किस जाति की है। और अगर मैंने ये किया तो आपकी इस बहन बेटी को पूरे भारत ने जितना सम्मान दिया, शायद मैं मरते दम तक भी वो अदा नहीं कर पाऊंगी। और जब आप लोग इतना सम्मान देते हैं तो इन कंधों पर जिम्मेदारी और महसूस होने लगती है और बढ़ने लगती है कि एक निर्भया को न्याय दिलाया, श्रद्धा के लिए लड़ रही और हजारों बेटियां हैं, तमाम बेटियां, उनके लिए लड़ना है। लेकिन मेरे भारत के अंदर कोने में बैठी, हर घर में बैठी बच्ची जब रात के समय भी निकले 12 बजे अपने माता पिता के बिना और कोई उसको छू ना सके, तब मेरा जीवन सार्थक होगा कि तब सीमा ने वाकई में इस देश के लिए कुछ किया है। आप लोगों ने सम्मान दिया, निर्भया के लिए लड़ी, आप लोगों के लिए वो लड़ाई बहुत बड़ी थी। लेकिन मैं कहूँ, अंदर से बता रही हूँ, वो मेरी शुरुआत थी लड़ाई की, बहुत छोटी लड़ाई थी। अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। साथ में मेरी जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उन माताओं बहनों से मैं एक बात जरूर कहूंगी, मेरे भाइयों से भी कहूंगी, मेरे बड़े बुजुर्गों से भी कहूंगी। मैं जिस भी जगह जाती हूँ लोग बहुत सम्मान करते हैं, कहते हैं हमारी समाज की बेटी ने मुकदमा लड़ा। तो इसमें जो एक शब्द है लड़ा, मुकदमा लड़ा जाता है, इसका मतलब है बेटियों को लड़ना भी सिखाना पड़ेगा, पंगा लेना सिखाना पड़ेगा। देखिए क्या है, जब हम अपने घर में होते हैं, हम अपनी बेटी को कहते हैं धीरे बोल, कम बोल, शादी करके ससुराल जाना है। भाई आप दो तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। जब आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो सीमा को तो आपने मंच पर खड़ा कर दिया, लेकिन अपने घर में बैठी बेटी को आपने चुप करा दिया। वो सीमा नहीं बन पाएगी, वो कोई और नेता बेटी नहीं बन पाएगी, वो ऐसे करके आगे नहीं निकल पाएगी। जितना आपके घर के बेटे को, जितना आपके पिता को, जितना आपके भाइयों को बाहर निकल करके धक्के खाने की, एक्सपोजर मिलने की, दुनिया को समझने की आजादी है, उतनी बेटी को देनी पड़ेगी। तभी वो जाकर के पार्लियामेंट में चिल्लाएगी, तभी वो कोर्ट कचहरी में चिल्लाएगी, अन्यथा बहुत मुश्किल काम है। नहीं तो आप सोचेंगे कि ये हमारी बेटी तो बाहर जाती है, डर के वजह से घर में आ जाती है वापस। 4 लड़के उसको कमेंट करते हैं, वो कहती पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे। जिस बेटी को घर में नहीं बोलने दिया, वो समाज से क्या लड़ेगी?
जिस बेटी को आपने घर में ऊंची आवाज में बात नहीं करने दी, वो कल जाकर के पार्लियामेंट में आपके हक अधिकारों की बात क्या करेगी। और ये बात सिर्फ बेटी तक सीमित नहीं है, बेटों तक भी सीमित है। मैं जब भी देखती हूँ, इलेक्शन का टाइम है आज, ये बहुत बेसिक्स बातें हैं और इसलिए मैं इनको बोल रही हूँ कि मैंने अपने जीवन में इन चीजों को महसूस किया है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैंने पार्टी ज्वाइन करी। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये बेटी भविष्य में जरूर पार्लियामेंट में बोलेगी और मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। ये बातें इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, आपकी ये बहन इसलिए आगे आकर के लड़ पाई क्योंकि जब मेरे पिताजी छोटे पॉलिटिशियन थे, वो जब बैठ करके घर के बाहर बात करते थे, 10 लोग आते थे नेता, तो मैं वहाँ 5 साल की बच्ची थी, तब भी खड़े होकर के सुनती थी कि आखिर पापा क्या बात कर रहे हैं, ये नेता लोग क्या बात कर रहे हैं। शायद मैं वहाँ उस समय खड़ी नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। इन चीजों को समझिए कि अगर आप घर में बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, पॉलिटिकल न्यूज चल रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, सामाजिक बात कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव की बात कर रहे हैं, आप माता सावित्रीबाई फुले की बात कर रहे हैं, किसी की भी महानुभूति की बात कर रहे हैं, अपनी बेटी को बैठाल करके समझाइए कि बेटी, माता सावित्रीबाई पहला स्कूल बना करके चलेंगी, आज तेरी जिम्मेदारी है कि आगे आने वाले भविष्य को आप यूनिवर्सिटी बना करके दो, इस काबिल अपने आप को बनाओ। जिस दिन हम लोगों ने ये अपने घर के बेटे बेटियों से करवा लिया, मैं दावे के साथ कहती हूँ, आज जो इंद्र कुमार भाई ने यहाँ पर किया है, उनकी पूरी टीम ने किया है, मैं दावे के साथ कहती हूँ, करोड़ों की संख्या में एक आह्वान पे आप लोग निकल आएंगे रोड के बाहर और भारत को नेतृत्व देने की क्षमता भी रखेंगे। सम्राट अशोक ने उस सदी में ऐसा काम किया कि जैसे अभी इंद्र भाई ने कहा कि ना तो हमें करेंसी से कोई हटा पाया, ना हमें मुकुट से कोई हटा पाया, तो आगे अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आगे आने वाला जो भविष्य होगा, देश का आम नागरिक, आम जन आपको मानेगा और ये कहेगा कि एक ऐसा समाज है जो सिर्फ अपने घर परिवार समाज के बारे में नहीं, सबसे पहले देश हित के बारे में सोचता है। और जो देश हित के बारे में सोचेगा वो अपने समाज और घर के बारे में भी सोच ही लेगा, क्योंकि देश का हिस्सा हमारा घर है, देश का हिस्सा ही हमारा परिवार है और समाज है। मैं यहाँ पर गुजरात में जब 2022 में आई, करीब रात का 12 बजे का टाइम था, मैं थी, हमारे साथ कुछ कलीग्स थे, मैं देख रही, नवरात्रि का टाइम था, यहाँ पर शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो लड़कियां 12-1 बजे रात को अपना जो यहाँ का ड्रेस होता है डांडिया वाला,